नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल जीके एरा में। आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं और राजस्थान के एकीकरण में हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट। कोशिश करेंगे 5 और 6ठा पार्ट दोनों पढ़ लें, उसके बाद 7वां पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि हम 5वें, हो सकता है 5वां कंप्लीट हो, पर कोशिश ये है कि क्योंकि 5 और 6ठा जो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 5 और 6ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है, जिसमें एक क्लास परिचय की और आगे की 4 क्लास 4 चरण, 7 में से 4 चरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 19 में से हमारी 18 रियासत कंप्लीट हो चुकी। हमारी 18 रियासत क्या है, कंप्लीट हो गई। अब एक रियासत बची है सिरोही तथा एक अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी भी समस्या है राजस्थान के सामने कि उसको हमको राजस्थान में मिलाना है या इसका नियंत्रण केंद्र सरकार में रखना है, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राजस्थान के बीच में टापू जैसा है, तो उस वक्त एक टापू जैसा था, तो पूरा एरिया खाली था, बीच में अजमेर था। राजस्थान के बीचों बीच नागौर और अजमेर पास पास में बीचों बीच पड़ते हैं, और अंग्रेजों ने अजमेर को राजधानी बना रखा था। शीतकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन माउंट आबू थी। तो तब से वो अजमेर एक महत्वपूर्ण पार्ट था। अजमेर में ही आप जानते हैं कि जब हम मध्यकालीन राजस्थान पढ़ते हैं तो अजमेर में ही जो पानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जैसे आज की 18 जून है, तो 18 जून को ही हल्दी घाटी युद्ध, 18 जून को 1576 को हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम क्लास ले रहे हैं, बड़ी बात है हमारे लिए। तो 18 जून जब ये 18 जून 1576 को जब ये हल्दी घाटी युद्ध हुआ, तो इसकी जो रणनीति बनी थी अजमेर के मैग्नीज दुर्ग में बनी। जो रणनीति बनाई गई थी मानसिंह द्वारा, और मानसिंह प्रथम द्वारा तथा क्या कहते हैं अकबर द्वारा, जिसकी रणनीति जो बनाई गई थी वो मैग्नीज दुर्ग जो अजमेर में स्थित है उसमें बनाई गई। ठीक है, तो इस तरह से अजमेर बहुत महत्वपूर्ण। तो अजमेर मेरवाड़ा का एक प्रश्न बचता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा कि 5वें चरण में क्या हुआ। 5वें चरण में क्या हुआ, 18 रियासतें कंप्लीट हो गई, 5वें चरण में क्या समस्या है, क्या हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, 5वें चरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संयुक्त वैध राजस्थान। कब हुआ, 1949 में 15 मई है, एक्चुअली जनवरी नहीं है, मई है। ये 15 मई है, 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को, ये जनवरी नहीं है। ठीक है, तो 5वें चरण में कैसा क्या हुआ कि सिरोही के विलय से पहले कौन सी घटना हुई जो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बिना किसी देरी। चलिए नेक्स्ट, 5वां चरण। 5वें चरण का नाम क्या है दोस्तों, 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। 4थे चरण का नाम था, तो 5वें चरण का नाम क्या होगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वैध राजस्थान कब हुआ, 15 मई 1949 को इसका निर्माण हुआ। 15 मई 1949 का इसका 15 मई 1949 को क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, 15 मई 1949 का इसका निर्माण हुआ। अब 15 मई 1949 को निर्माण कैसे हुआ, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि जो प्रथम चरण था 18 मार्च या 17 मार्च 1948 का जो प्रथम चरण था, जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें क्या कौन कौन थे, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों रियासतों को मिलाकर जो मत्स्य संघ बनाया गया था वो शुरू से ही काम नहीं कर रहा था ठीक से। बना तो दिया उसे आनंद फानंद में, परंतु काम उसने ठीक से नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली क्लास में जब मत्स्य संघ बनाया था तब मैंने बताया था कि इसमें जाट विरोधी बताया, तो जाट और राजपूतों के मध्य में टकराव हो गया। दो दल बन गए, एक समाजवादी दल बन गया, एक जाटवादी दल बन गया जो जाटों को समर्थन कर रहा था, दूसरा समाजवादी दल था जो जनता की समस्याओं को उठा रहा था। तो कुल मिला के संतोषजनक रहा नहीं, और ये शुरू से रियासती विभाग इसे देख रहा था, परंतु रियासती विभाग के सामने क्या समस्या थी, वो राजस्थान का एकीकरण करना चाह रहा था, वो राजस्थान को एक धागे में पुरोना चाह रहा था, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि 4 चरण के बाद 18 रियासतें कंप्लीट हो चुकी थी, तब रियासती विभाग ने सोचा अब इस पे काम करें कि मत्स्य संघ को अब काम करें, क्यों ना मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला दिया जाए, क्यों ना मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला के कंप्लीट कर लिया जाए।
भाई 18 रियासतें को मिला के संघ बना दिया, लेकिन राजस्थान में तो मिलाना है। अब क्या हुआ, देखो शुरू में क्या हुआ, मतर संघ बना। मतर संघ में क्या, मतर संघ के बाद पूर्व राजस्थान बना। पूर्व राजस्थान में क्या जोड़ दिया अपने, मेवाड़ जोड़ दिया। संयुक्त राजस्थान बन गया। संयुक्त राजस्थान में अपने क्या जोड़ दिया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, वैध राजस्थान बन गया। अब वापस इनको एक करना है, क्यों ना वैध राजस्थान में मतर संघ को जोड़ दिया जाए, क्योंकि मतर संघ शुरू से ठीक से काम नहीं कर रहा। ये एक रियासत बाकी धारा बन चुकी थी, और ये ऐसा ही से प्रतीत हो रहा था जो इसके नरेश थे, जो इसके शासक थे, उनको मिला के। ठीक है, तो क्या हुआ इस संघ में, मतर संघ में क्या समस्या आ गई कि इसके कुछ लोग, मतलब जैसे इसमें क्या था, 4 रियासतें थी, चारों रियासत में कुछ रियासत तो राजस्थान में मिलना चाहते थे। ठीक है, और कुछ रियासतें कहां मिलना चाहती, उत्तर प्रदेश में। कहां, उत्तर प्रदेश में। आगे हम बताएंगे कौन सी रियासत उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। अब ये निर्णय हुआ कि इस संघ ने को राजस्थान या उत्तर प्रदेश में विलय का प्रस्तावित किया गया। मतर संघ को या तो हम राजस्थान में मिलाएंगे या उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे, इसका निर्णय किया गया, इसका प्रस्ताव किया गया, सॉरी प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखने के संबंध में क्या हुआ, इस आगे इस क्रम में क्या हुआ दोस्तों, 13 फरवरी 1949 की, कब की बात है, 13 फरवरी 1949, तारीख है 13 फरवरी 1949। 13 फरवरी 1949 अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो मतर संघ के जो जितने भी राजा थे, इनको कहां बुलाया, दिल्ली। कहां बुलाया दोस्तों, इनको दिल्ली बुला लिया गया। इनको कहां बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुला के इनसे पूछा गया कि हाँ भैया आप कहां मिलना चाहते हो, क्या आप राजस्थान संघ में मिलना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हो, क्या आप राजस्थान में मिलना चाहते हो या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हो। तो इसमें क्या हुआ, मत अलग अलग रियासतों ने अलग अलग जवाब दिए। अलवर और करौली रियासत, कौन सी, अलवर और करौली। अगर हम बात करें अलवर और करौली रियासत, किसकी, अलवर, अलवर और करौली, ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि हम राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, भरतपुर में क्या है, जनता 2 भागों में बट गई। किससे बट गई, एक कुछ जनता तो बोली राजस्थान में मिलेंगे, और कुछ जनता क्या बोल रही है, यूपी में मिलेंगे। ठीक है, भरतपुर में जनता अलग अलग भागों में बट गई, या प्रशासन अलग अलग भागों में बट गया। जनता, आधी जनता तो बोलती राजस्थान में, कुछ जनता यूपी में बोलती, तो ये फिर समस्या उत्पन्न हो गई। धौलपुर में जनता 70% जनता यूपी में मिलना चाहती थी, बाकी 30% जनता राजस्थान में मिलना चाहती थी। 70% जनता यूपी में मिलना चाहती थी और 30% जनता कहां, राजस्थान में मिलना चाहती थी। तो अलवर और करौली को राजस्थान में, भरतपुर की आधी जनता राजस्थान में, आधी यूपी में। लेकिन जनता, धौलपुर की जनता, मैक्सिमम जनता कहां मिलना चाहती थी दोस्तों, यूपी में। इसीलिए धौलपुर बहुमत के आधार पर, धौलपुर जनता के बहुमत के आधार पर कहां मिलना चाहता था, यूपी में मिलना चाहता। आपसे प्रश्न पूछ ले कि मत्स्य राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण में या राजस्थान एकीकरण के मत्स्य संघ में वो कौन सी रियासत है जो बहुमत के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, जो बहुमत के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो कौन सी है, धौलपुर। कौन सी है, धौलपुर। अब भाई अलवर करौली ने तो कह दिया, ये प्रश्न आपके समझ में आ गया, पूछा जा सकता है। अलवर करौली ने तो कह दिया कि भाई हम तो कहां मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। अलवर करौली ने क्या कहा, हम तो राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, परंतु भरतपुर और धौलपुर में समस्या उत्पन्न हो गई कि यार भरतपुर धौलपुर की क्या बात है। इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए या भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कि वो कहां मिलना चाहती है, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया, जनता की राय के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, शंकर राव देव समिति का गठन एकीकरण के किस चरण में किया गया,
वृहद राजस्थान के निर्माण के समय, संयुक्त राजस्थान के निर्माण के समय, संयुक्त वृहद राजस्थान के निर्माण के समय, या मत्स्य संघ के निर्माण के समय। तो आपका आंसर जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान निर्माण के समय। शंकर राव देव समिति का गठन कब किया, एकीकरण के चरण में कब किया गया? मत्स्य संघ के निर्माण के समय, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान के विलय के निर्माण के समय, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। या मेवाड़ का पूर्व राजस्थान के निर्माण में विलय के समय, है ना। या अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय के समय। तो आपका आंसर जाएगा मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय के समय, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय के समय। यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, शंकर राव देव समिति का गठन कब किया गया? 15 मई 1949, 18 अप्रैल 1949, 25 अप्रैल 1948, ठीक है, या 26 जनवरी 1950। तो शंकर 15 मई 1949 जाएगा आंसर, क्योंकि ये 5वें चरण में की गई थी और 5वें चरण का निर्माण कब हुआ था? 15 मई 1949। इस तरह से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शंकरराव देव समिति का गठन क्यों किया गया? जनता की राय जानने के लिए कि वो धौलपुर में मिलना चाहती है, यूपी में मिलना, मत्स्य संघ के भरतपुर और धौलपुर मत्स्य संघ में मिलना चाहते हैं, यूपी में मिलना चाहते हैं या राजस्थान में मिलना चाहते हैं, इसलिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया। अब इस समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 3 सदस्य। एक क्या था? अध्यक्ष। अध्यक्ष को शंकर राव जी थे, जिनके नाम पे समिति होती है वही अध्यक्ष होते हैं, शंकर राव। 2 सदस्य और थे, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा देखो, अध्यक्ष सहित कितने? 3 मेंबर। अध्यक्ष के अलावा कितने? 2 मेंबर, दोनों है। तो दूसरे का नाम क्या था? आर के सिन्हा, आर के सिद्धवा, सिन्हा नहीं सिद्धवा। एक का नाम था आर के सिद्धवा, दूसरे का नाम था प्रभुदयाल, प्रभुदयाल। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। शंकर राव देव समिति, उसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य और अध्यक्ष के अलावा, अध्यक्ष को छोड़ दें तो 2 सदस्य थे, ठीक है। शंकर राव, अध्यक्ष, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। इन्होंने जनता की राय पूछी, भाई क्या आप कहां मिलना चाहते हैं, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला, इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट दी और उसमें बोला कि भरतपुर प्लस धौलपुर, भरतपुर धौलपुर कहां मिलना चाहते हैं? राजस्थान में। भरतपुर धौलपुर कहां मिलना चाहते हैं? राजस्थान में। भरतपुर धौलपुर कहां मिलना चाहते हैं? राजस्थान में मिलना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के बाद 10 मई 1949 की बात है, 10 मई 1949 में अलवर करौली तो पहले ही मिलना चाह रहे थे, उन्होंने तो पहले हाँ कर दी थी। 10 मई 1949 को दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली की एक सभा में मत्स्य संघ में, यानी दिल्ली की एक सभा में मत्स्य संघ यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसने संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय को मंजूरी दे दी। वृहद राजस्थान में विलय की स्वीकृतियां मंजूरी दे दी। कब दी? 10 मई 1949 को केवल मंजूरी दी गई है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर्वप्रथम, प्रश्न आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय की मंजूरी कब दी गई? 15 मई 1949 को कि 10 मई 1949 को? तो कब दी गई? 10 मई 1949 को ये मंजूरी दी गई है। अभी कागजों पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं गई, मंजूरी दी गई है। इसी तरह आपसे प्रश्न पूछ ले कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय की मंजूरी कहां दी गई? अलवर में दी गई, भरतपुर में दी गई, करौली में दी गई या दिल्ली में दी गई? तो कहां दी गई? दिल्ली में दी गई। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब वृहद राजस्थान में चारों मान गए, चारों ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए, चारों ने अपने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए कि हम मंजूरी देते। अब इस मंजूरी देते टाइम जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर करे तो अलवर, भरतपुर, करौली ने तो कर दिया हस्ताक्षर, धौलपुर का शासक था, धौलपुर शासक उदयभान सिंह। उस वक्त आप सबको मैंने परिचय में बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने एकीकरण के में बहुत योगदान दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो यहां भी लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद था हमेशा। उदयभान सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया लॉर्ड माउंटबेटन को। उदयभान सिंह ने स्टेटमेंट दिया लॉर्ड माउंटबेटन को जब हस्ताक्षर कर रहा था, किस चीज के हस्ताक्षर कर रहा था? विलय पत्र पे। कौन से विलय पत्र पे? मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय का।
मत्स्य संघ का वृहद राजस्थानी विलय पर जो हस्ताक्षर कर रहे थे, तो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे, यानी माउंटबेटन से कहा कि आज तुम्हारे राजा के पूर्वज, आज तुम्हारे राजा के पूर्वज तथा मेरे राजा के पूर्वजों के मध्य 1765 से जो मधुर संबंध थे, आज उनका अंत हो गया, आज उनका अंत हो गया। मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, परंतु ये स्टेटमेंट आप याद रखिए कि आज जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, आज माउंटबेटन से कहा कि आज तुम्हारे राजा के पूर्वज और मेरे राजा के पूर्वज से 1765 से जो मधुर संबंध चलते आ रहे हैं, आज उनका अंत हो गया। ये उदयभान सिंह ने बोला। तो उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है, देखो ये सब तो पूछे गए, जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ, तो वृहद राजस्थान की तरफ से किसने हस्ताक्षर करे विलय पत्र पर? वृहद राजस्थान की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने करे? तो वृहद राजस्थान की तरफ से आपको कई किताबों में राजस्थान संघ भी मिलेगा, लेकिन सही नाम वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया? राज प्रमुख ने। महाराजा प्रमुख भी थे उसमें, भूपाल सिंह मेवाड़ के। राज प्रमुख कौन था? मान सिंह। मान सिंह सेकंड ने करे, जयपुर के शासक ने। यह भी आपको ध्यान रखना है, आज तक प्रश्न पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो मान सिंह जी ने साइन कर दिया। मान सिंह जी ने क्या कर दिया? साइन कर दिया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। मान सिंह जी ने क्या किया? विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। अब क्या हुआ? 15 मई 1949, इसके बाद हो गया, तारीख हो गई 15 मई 1949, 15 मई 1949। अब आ गया 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया गया? वृहद राजस्थान में। वृहद राजस्थान में, और एक नया संघ बना दिया, उसका क्या नाम रखा? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, इसका क्या नाम रखा? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम रखा। क्या नाम रखा? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ नाम रखा। अब जब संयुक्त मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में निर्माण हो गया, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम। कौन था? शोभाराम। शोभाराम का मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल किसमें? ये भी वृहद राजस्थान में आ जाएगा। तो शोभाराम का मंत्रिमंडल पूरा किसमें आ गया? हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में आ गया, क्योंकि वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। इस तरह से क्या हुआ दोस्तों? हमारे 5वें चरण का निर्माण हुआ, जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका निर्माण कैसे हुआ? 15 मई 1949 को हुआ। मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कर दिया। मत्स्य संघ का विलय करके वृहद राजस्थान में करके संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कर दिया गया। संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कर दिया। इस तरह से ये कहानी होती है। इसको हम नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। आपका 5वां चरण कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ 6वां चरण चालू करेंगे। देखो, पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 से 15 जनवरी नहीं है, गलती से लिखा गया। मत्स्य संघ 18 अप्रैल 1948 से 17 मार्च 1948 के निर्माण से ही इस संघ का कार्य संतोषजनक नहीं था। इस संघ को राजस्थान उत्तर प्रदेश में विलय किया जाना प्रस्तावित किया गया। इस संबंध में 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ की रियासतों को दिल्ली बुलाकर इस संघ का राजस्थान तथा यूपी में विलय पर विचार किया गया। अलवर तथा करौली ने राजस्थान विलय को मंजूरी दे दी। भरतपुर तथा धौलपुर प्रशासन या जनता के कुछ लोग राजस्थान तथा कुछ लोग उत्तर प्रदेश में विलय चाहते थे। इस समस्या के समाधान हेतु रियासती विभाग ने शंकर राव देव समिति का गठन किया। इस समिति में एक अध्यक्ष था तथा 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन? शंकर राव जी। और 2 सदस्य कौन थे? R.K. सिद्धवा और प्रभुदयाल। शंकर राव देव समिति अपनी रिपोर्ट में भरतपुर धौलपुर के अधिकार जनता को राजस्थान में मिलने की बात बताई। इसी के साथ 10 मई 1949 को दिल्ली में मत्स्य संघ ने वृहद राजस्थान में विलय को मंजूरी दे दी। कब दी? 10 मई 1949 में। कहां दी? दिल्ली में दी। वृहद राजस्थान की तरफ से राज प्रमुख मानसिंह सेकंड ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की। यह प्रश्न है आपके लिए। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय माउंटबेटन से कहा, आपके राजाओं के पूर्वज तथा मेरे राजाओं के पूर्वज के मध्य 1765 से चलते आ रहे संबंधों का आज अंत हो गया। यह स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि स्टेटमेंट एकीकरण के किस चरण में दिया गया। पहली बात तो ये स्टेटमेंट किस घटना से संबंधित है? किस घटना से संबंधित है?
किसान आंदोलन से, प्रजामंडल आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन से, ठीक है, या एकीकरण से। तो पहला क्वेश्चन है एकीकरण से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा एकीकरण के किस चरण में दिया गया, 5वें चरण में दिया गया। स्टेटमेंट दे देगा किसने दिया, किस शासक ने दिया, उदयभान सिंह ने, कहाँ का था, धौलपुर का। ये क्वेश्चन जो बनते हैं पूरे। उसके बाद है 15 मई 1949। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान संघ में कर दिया गया तथा नया संघ संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभा राम जी का हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे छठा चरण। तो 5 चरण हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। 5 चरण में जो हमारे क्वेश्चन बनते थे ये क्वेश्चन है, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे आप आरएस का पेपर देख लो पुराने, ठीक है, या आप कोई भी छोटे एग्जाम का देख लो, या बीएसटीसी का एग्जाम का देख लो, है ना, या जो बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके देख लो। इसके बाहर आपका क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप उठा के देख लो ना, पूछा जाएगा। क्योंकि जो संभावित क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, किसी भी कोचिंग में नहीं बताते, मैंने बता दिए। आप बड़ी बड़ी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लो, ये वाला चीज नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, तो बात की बात है, आप पढ़ो वही बहुत है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे छठा चरण। मैं पानी पी लेता हूँ पहले। अब हम पढ़ेंगे छठा चरण। कौन सा चरण पढ़ेंगे दोस्तों, छठा। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम है, राजस्थान संघ। ठीक है, छठे चरण का क्या नाम है, राजस्थान संघ। तो हेडिंग है छठा चरण। छठा चरण क्या नाम है, राजस्थान संघ। क्या नाम है दोस्तों, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, इसका नाम है राजस्थान संघ। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण किया। देखो 5 चरण में क्या पढ़ा, मत्स्य संघ का निर्माण का विलय क्या हो गया, वैध राजस्थान। 5 चरण में क्या बोला, मत्स्य संघ का विलय क्या हो गया, वैध राजस्थान में हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, सिरोही बचा के। अब छठे चरण और 7वें चरण में सिरोही का होगा, है ना। छठे चरण और 7वें चरण में सिरोही का होगा। छठे चरण में क्या करा दोस्तों, सिरोही। छठे चरण में क्या करा, सिरोही का विलय किया। क्या करा, सिरोही का विलय रह गया और एक अजमेर मेरवाड़ा का विलय रह गया। इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, ये कहानी शुरू होती है 1 फरवरी 1948। 1 फरवरी 1948 सरदार। अब क्या हुआ, सरदार भाई शुरू से मांग चल रही थी, ऐसा थोड़ी है कि पहले मकर संघ का हुआ, ये तो पूरी बात चल रही थी, इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे। जो जो कड़ियां बैठती गई उनको मिलाते गए, जो जो कड़ियां बैठती गई उनको मिलाते गए, जो जो कड़ियां बैठती गई उनको मिलाते गए। इसी क्रम में क्या हुआ कि सिरोही को लोग राजस्थान में मिलाना चाहते थे। देखो सिरोही की जनता क्या थी, सिरोही देखो यहां देखो, सिरोही सिरोही को एक तो लड़े थे राजस्थान वाले, ठीक है, और सिरोही के लिए एक लड़े थे गुजरात वाले, ठीक है। गुजरात वालों का तर्क ये था कि सिरोही को गुजरात में मिलो। वो ये कहते थे कि सिरोही में गुजराती जनता ज्यादा है, गुजरात से टच है, गुजराती जनता ज्यादा है, वहां पे गुजराती व्यापार है, गुजरात का कल्चर है, गुजरात का खान पान है, इसलिए सिरोही को गुजरात में मिलना चाहिए। क्योंकि सिरोही हिल स्टेशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ना, गुजरात में ऐसे हिल स्टेशन था नहीं, तो गुजरात वाले से अपना बनाना चाहते थे। राजस्थान वाले कह देते कि पहली बात तो गुजराती वहां पे बहुत कम है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा सिरोही 300 साल से राजस्थान का हिस्सा रहा है, इस धरती राजपूताना धरती का हिस्सा रहा है, ठीक है। तीसरा ये कहते थे कि हमारे राजा अंग्रेजों ने भी आबू क्षेत्र सिरोही को अपनी राजधानी बना रखा था शीतकालीन, ठीक, और ग्रीष्मकालीन। उसके बाद हमारे जो राजा थे अंग्रेजों से पहले, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई यहाँ पे, वो यहाँ पे आगे विश्राम करते थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि हमारे पास कोई हिल स्टेशन नहीं सिरोही के अलावा, तो आप सिरोही को राजस्थान में मिलाओ, आप सिरोही को राजस्थान में मिलाओ। इस तरह से राजस्थानी और गुजराती अपना अपना एक मत दे रहे। इस मत को मद्देनजर रखते हुए जब बात नहीं बैठी, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गुजराती थे और सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, जनवरी 1948 1 फरवरी 1948 को
किसको? सिरोही। किसको? सिरोही को कहां दे दिया? गुजरात। गुजरात प्रांत में मिला। गुजरात प्रांत में उन्होंने क्या कर दिया? सिरोही को गुजरात प्रांत में मिला। सर्वप्रथम गुजरात प्रांत में सिरोही को कब मिलाया गया? तो 1 फरवरी 1948 को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1948 को मिलाया गया। अब जब इसको 1948 को मिला दिया गया तो भाई जनता थोड़ी परेशान हो गई। जनता परेशान हो गई तो हीरालाल शास्त्री, कौन? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? संयुक्त राज्य राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने 10 अप्रैल 1948 को पत्र लिखते हैं। और पत्र किसको लिखते हैं? सरदार पटेल को। उस पत्र में सिरोही को राजस्थान में मिलाने की मांग करते हैं। आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सर्वप्रथम सिरोही को राजस्थान में मिलाने के लिए पत्र किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या शोभाराम के द्वारा? तो हीरालाल शास्त्री ने सबसे पहले पत्र लिखा। और कब लिखा? 10 अप्रैल 1948 को। तारीख भी आपको एग्जाम में दी जा सकती है। पहले पत्र लिखा, ठीक है, तो आप पत्र लिख दिया। इसके बाद पत्र किसने लिखा? पहला पत्र इन्होंने लिखा, दूसरा पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने। परंतु पंडित नेहरू ने यह नहीं लिखा कि पंडित नेहरू क्या थे? वे चाणक्य आदमी थे। पंडित नेहरू ने यह नहीं लिखा कि आप सिरोही को राजस्थान में मिलो। पंडित नेहरू ने लिखा, बहुत अच्छा शब्द लिखा सरदार पटेल को, कि सिरोही के राजस्थान में विलय को देखते हुए आप सिरोही का राजस्थान में विलय को देखते हुए आप जनता की भावनाओं का ध्यान रखें। क्या रखें? जनता की भावनाओं को ध्यान रखने की सलाह दी गई कि जनता की भावनाओं का आप ध्यान रखें। ये लिखा उन्होंने, ठीक है। अब ये क्या, जनता की भावनाएं क्या? राजस्थान भी है और गुजरात भी है, तो उन्होंने अपने वो बच के निकल गए, डिप्लोमेटिक खेल गए। यहाँ पंडित नेहरू जी डिप्लोमेटिक खेल गए, वो बच के निकल गए, ठीक है। उन पे कोई नाम नहीं आया कि उन्होंने राजस्थान के लिए लिखा कि उसके लिए लिखा, ठीक है। अब इस पंडित नेहरू की लेटर का जवाब भी देते हैं, लेकिन कब देते हैं आगे बताऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी डिप्लोमेटिक थे, उन्होंने भी डिप्लोमेटिक जवाब दिया, लेकिन कुछ काम करके दिया। वो क्या काम करके दिया आगे बताएं। तो सबसे पहले पत्र किसने लिखा? हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जब कुछ नहीं बैठा तो सिरोही प्रजामंडल के एक नेता थे गोकुल भाई भट्ट। ये सिरोही प्रजामंडल के नेता। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सलाह दी कि ना तो आप राजस्थान में मिलाओ इसको, है ना। गोकुल भाई भट्ट कहां से थे? सिरोही के हतला गांव से थे। आगे बात करेंगे हतला गांव से। इन्होंने क्या करा? ना तो आप राजस्थान में मिलाओ, ना आप गुजरात में मिलाओ, आप इसको ना केंद्र सरकार पे छोड़ो, आप केंद्र में इसको दे दो। केंद्र सरकार जहां मिलाना चाहेगी वहां मिला देगी। गोकुल भाई भट्ट चाहते थे कि सिरोही राजस्थान में मिले, पूरा सिरोही राजस्थान में मिले। उन्हें लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्म संकट में पड़ गए, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आप केंद्र सरकार पे छोड़ दो, केंद्र सरकार को ठीक लगेगा वो कर लेगी। अब उन्होंने क्या सोच के बोला ये नहीं पता। तो गोकुल भाई भट्ट की सलाह पे सरदार पटेल ने 8 नवंबर, कब की बात है दोस्तों? 8 नवंबर 1948। कब की बात है? 8 नवंबर 1948। याद रखना डेट आपसे पूछी जा सकती है। 8 नवंबर 1948 सिरोही का प्रशासन, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, जरूर पूछा जाएगा। सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया? केंद्र सरकार। आठ नवंबर 1949 को कब दे दिया? 8 नवंबर 1949 को और 48 को सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया? केंद्र सरकार को दे दिया, गोकुल भाई भट्ट की सलाह। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही का प्रशासन केंद्र सरकार को कब दिया? तारीखें दे देगा, उसमें से एक तारीख आपको 8 नवंबर 1948 मिलेगी। आंसर जाएगा 8 नवंबर 1948। इसके बाद केंद्र सरकार ने 5 जनवरी, जब केंद्र सरकार को, अब केंद्र सरकार के बाद फैसला आ गया, तो केंद्र सरकार ने बोला 5 जनवरी 1949 को क्या करा? केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने सिरोही का प्रशासन, सिरोही किसे दे दिया? बंबई प्रांत। किसको दे दिया दोस्तों? बंबई प्रांत। केंद्र सरकार ने सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार को कब दिया? 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1950, सॉरी 5 जनवरी 1950, सॉरी सॉरी माफ करना, 5 जनवरी 1950 को केंद्र सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया? बंबई प्रांत को दे दिया। अब जब फिर से अब क्या हुआ? आंदोलन हो गया। जैसे केंद्र सरकार ने बंबई प्रांत को, गोकुल भाई भट्ट को लगा कि यार हम कुछ करके जुगाड़ करके हम वहां पे दबाव डाल के हम इसको राजस्थान में मिला लेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो हटाएं इसको, शायद यही सोच के उन्होंने केंद्र सरकार की सलाह दी। लेकिन केंद्र सरकार की सलाह उल्टी पड़ गई, उल्टी पड़ गई। केंद्र सरकार ने क्या करा? इसको दे दिया बंबई प्रांत को। ना तो गुजरात में रहेगा ना राजस्थान में रहेगा, ये बंबई में जाएगा। जैसे ही बंबई की बात चली, भाई साहब जो आंदोलन करे, गोकुल भाई भट्ट, बलवंत सिंह मेहता, इन्होंने जो आंदोलन करे, भयंकर आंदोलन करे। इन आंदोलन को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा? सिरोही का विभाजन कर दिया। सिरोही को 2 भागों में बांट दिया। पहला आबू क्षेत्र, दूसरा वहां एक तहसील देलवाड़ा। क्या तहसील? देलवाड़ा। ये इस देलवाड़ा तहसील में 89 गांव आता है। ये तो दे दिया आपको बंबई प्रांत को। तथा सिरोही, कौन सा सिरोही? शेष सिरोही। अब देखिए यहां पे भी देखो डिप्लोमेटिक खेला शेष सिरोही, जिसमें क्या शामिल था? हथला गांव। अब वो मैं डिप्लोमेटिक बात बताऊंगा आपको। हथला गांव, हथला गांव भी शामिल था। हथला गांव किसका था? गोकुल भाई भट्ट का। ये कहां दे दिया इन्होंने? राजस्थान में। और ये कब दिया इन्होंने? देखो वो अगर बात, सिरोही को 2 भागों में बांट दिया, आबू देलवाड़ा और शेष सिरोही। शेष सिरोही में हथला गांव भी आता है, ठीक है। इन्होंने 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने 2 भागों में बांटा और 2 भागों में बांटने के बाद इन्होंने क्या करा? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पहला है आबू और दूसरा है देलवाड़ा। ये तो कहां दे दिए? बंबई में। उस टाइम बंबई कहलाता था इसलिए बंबई बोलेंगे। और बाकी बचा शेष सिरोही। ये कहां दे दिया? राजस्थान। इन्होंने डिप्लोमेटिक खेल किया। भाई आबू का क्षेत्र है, आबू में माउंट आबू आ गया, पूरा आबू रोड आ गया, पूरा हिल स्टेशन आ गया। देलवाड़ा भी लगभग हिल स्टेशन जैसा ही था। तो ये तो बंबई में दे दिया। बाकी सिरोही में बचा ही क्या? प्लेन बचा है। प्लेन तो कहीं पे भी ले लेना चाहते थे। बात लड़ाई तो आबू क्षेत्र की थी, बाकी सिरोही में दे दिया, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो डिप्लोमेटिक पत्र था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो डिप्लोमेटिक पत्र था, उसका आंसर करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को सिरोही नहीं गोकुल भाई भट्ट चाहिए, इसलिए मैंने गोकुल भाई भट्ट का सिरोही तथा गोकुल भाई भट्ट का हथला गांव राजस्थान को दे दिया। इस तरह से पत्र लिख के उन्होंने नेहरू को भी जवाब दे दिया। ये सिरोही का विलय हुआ। तो सिरोही का विलय 2 भागों में हुआ, 6ठे भाग में, 7वें भाग में। 6ठे भाग का सिरोही का विलय किस तरह हुआ? सिरोही को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, ठीक है। सिरोही को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। आबू देलवाड़ा को बंबई में और बाकी सिरोही को राजस्थान में कर दिया गया 26 जनवरी 1950। इस तरह से सिरोही का विलय। जैसे ही सिरोही का विलय 2 भागों में हुआ, वैसे आंदोलन बहुत तेज हुआ। गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किए, बलवंत सिंह मेहता ने आंदोलन किए। फिर 7वें चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया फैजल अली की अध्यक्षता में सिरोही का। फिर उस फैजल अली अध्यक्षता में बहुत एक रिपोर्टें थी कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में ले लो, अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाओ, ठीक है। इसी तरह झालावाड़ का एक सिरौत क्षेत्र उधर से लिया, एमपी का सुनील टप्पा हमने हमारे लिया। उन्होंने कुछ वो प्रस्तावनाएं कुछ वो दिए, प्रस्तावित किए चीजें जिनको हम आगे 7वें चरण में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से सिरोही का विलय हुआ, जिसको हम 6ठे चरण को हम नोट्स के माध्यम से अगर पढ़ना चाहें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। 6ठे चरण में सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर कल विलय संयुक्त वैध राजस्थान में किया गया।
कि 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया, राजस्थान संघ का निर्माण किया। ठीक है, संयुक्त वह राजस्थान के निर्माण के पश्चात सुरोही रियासत का विलय शेष रहा। सरदार पटेल ने 1 फरवरी 1948 को सुरोही को गुजरात में मिलाया। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि सुरोही को गुजरात में सबसे पहले कब मिलाया गया, तो 1 फरवरी 1948। हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल को पत्र लिखकर सुरोही को राजस्थान में विलय करने की मांग की। तो सबसे पहले पत्र किसने लिखा? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, कब लिखा? 10 अप्रैल 1948। इसके बाद पंडित नेहरू ने पटेल को पत्र लिख के जनता की भावनाओं का ख्याल रखने की सलाह दी। देखो, इसमें कहीं नहीं लिखा गया राजस्थान के साथ जाओगे, इसको इसमें मिलाओ, डिप्लोमेटिक खेल के बच के निकल गए। इसके बाद गोकुल भाई भट्ट ने हथला गांव सिरोही की, गोकुल भाई भट्ट जो हथला गांव सिरोही से निवास करते थे, की सलाह पर सरदार पटेल ने 8 नवंबर 1948 को सिरोही का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। तो सिरोही का प्रशासन भारत सरकार को कब सौंपा गया? कब सौंपा गया दोस्तों? 8 नवंबर 1948 को सौंपा गया। उसके बाद 5 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार को सौंप दिया। भाई अब भारत सरकार के हाथ में सब कुछ था, तो बंबई को सौंप दिया। इसके बाद सिरोही को राजस्थान में मिलाने के लिए होतु आंदोलन किया। सरदार पटेल ने सिरोही का विभाजन किया, जिसमें एक सिरोही और दूसरा आबू देलवाड़ा तहसील लगे। आबू देलवाड़ा तहसील में कितने गांव थे? 89 गांव। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय संयुक्त वैध राजस्थान में कर दिया गया, जिसको राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ये हमारा छठा चरण हो गया। ये क्या हो गया? हमारा छठा चरण। अब हमारा छठा चरण कंप्लीट हो गया दोस्तों। संयुक्त राजस्थान और राजस्थान संघ दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। इस क्लास में हमारी आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। देखो, आप जब भी क्लास लोगे ना, जो भी बंदा क्लास लेगा, चाहे एक ही बंदा इस क्लास को पढ़ रहा है, आप इस क्लास को लो और आप और क्लासेस को भी लो, आपको बहुत अंतर मिलेगा। इसमें आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको नई नई चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि कोई डीप में पढ़ाए, उन्हीं जो किताबों में लिखा हुआ उन्हीं में से क्वेश्चंस निकाले गए और उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नए भाई कन्वेंशन क्वेश्चन तो है ही, जो एग्जाम्स में हर बार पूछे जाएगा। उसके अलावा नए क्वेश्चंस में जो एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं गए, ना किसी आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप नोट्स मांग सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं पॉज करके वीडियो। तो आप इसका लाभ उठाएं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो जरूर इसका लाभ उठाएं। तो अगर आज की आपको क्लास पसंद आ जाए तो प्लीज हमारे कमेंट जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर तो सब आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट जरूर करें। इससे हमें काफी उत्साह मिलता है कि हाँ, नई क्लास बनाई जाए, क्योंकि इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, इससे मुझे कोई आमदनी नहीं हो रही है। बस ये है कि इसमें मेरी हॉबी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर किसी गरीब बच्चों का, या जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो फ़ोन तो आजकल सब कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग की महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बस वो है, बाकी सब आपकी इच्छा है। आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। नमस्कार, शुभ रात्रि। सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।